नमस्कार दोस्तों। मैं भगवान राम सहारण एक बार पुनः आप सभी का एग्जाम एजुकेशन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण। ये पहले हमने दो कार्य शब्दों का अध्ययन किया है, एक संज्ञा, एक सर्वनाम का। जो कार्य शब्द है हमारा, वो है विशेषण। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण का विशेषण कहते हैं और उनकी सामान्य बातें विशेषण अंक कौन कार। पहले हम शब्द है, पहले हम की जो होती है दास, यानी भी इस दास इस अन इस शब्द है प्लस सास प्लस। अगर हम का अर्थ देख, अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ अगर हम देख, शाब्दिक, तो इसका शाब्दिक अर्थ है चेष्टा, चेष्टा करने वाला। हाँ? तो विशेषण की व्युत्पत्ति प्लस सास प्लस अंश से हुई है और विशेषण का अगर शाब्दिक अर्थ देख, अर्थ होता है बताने वाला। शाब्दिक अर्थ क्या है? विशेषता बताने वाला। अब अगर हम बात करें कि परिभाषा की, विशेषण की परिभाषा क्या है, अलग अलग विद्वानों ने इस शब्द को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। वो विद्वानों की अपनी एक राय है कि एक विद्वान किसी शब्द को अलग तरीके से परिभाषित करता है, एक विद्वान उसी करता है, लेकिन उनकी अपनी एक राय है। हम एक दो विद्वानों की परिभाषा को देखते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो सामान्य जो जनरल जो परिभाषा इसकी निकल कर आती है वो तो ये है कि वे शब्द, वे शब्द जो, वे शब्द जो सर्वनाम व संज्ञा चेष्टा चेष्टा प्रकट करते हैं, करते हैं।
तो उन्हें विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं तो उन्हें विशेषण कहते हैं। ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है जो हम कक्षा 3 से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया कि वह ईमानदार है। एक वाक्य मैंने लिख दिया कि राम ईमानदार है। अब इसमें ईमानदार पहला जो वाक्य है उसमें जो ईमानदार जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वह के लिए। और वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। इसलिए ईमानदार कौन है? वह। तो सर्वनाम की विशेषता प्रकट हुई है। दूसरे वाक्य में ईमानदार किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम के लिए। और राम क्या है? संज्ञा है, इसलिए संज्ञा की विशेषता प्रकट की है। तो वे शब्द जो सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ ये सर्वनाम शब्द है और ये संज्ञा शब्द है, दोनों की विशेषता प्रकट जा रही है। एक अन्य परिभाषा हम और देखते हैं, एक दूसरी परिभाषा देखते हैं हम और दो। वे शब्द जो किसी संज्ञा वे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के संज्ञा शब्द की या शब्द के अर्थ को मर्यादित, संकुचित, मर्यादित, संकुचित, अव्यापक कर दे तो उसे विशेषण ये जो परिभाषा है ये एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण और कई बार इस परिभाषा से ही प्रश्न पूछे। वे शब्द जो किसी संज्ञा के अर्थ को मर्यादित, संकुचित, अव्यापक या यूं कह सकते हो कि अव्यापक के साथ साथ हम यहां एक शब्द और भी लगा सकते हैं, सीमित। अव्यापक और सीमित अर्थ को मर्यादित कर देते हैं, संज्ञा के अर्थ को संकुचित कर देते हैं, संज्ञा के अर्थ को अव्यापक कर देते हैं, या संज्ञा के अर्थ को क्या कर देते हैं? सीमित कर दे तो उसे विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण संज्ञा के अर्थ को मर्यादित करता है, उसको संकुचित कर देता है। जो संज्ञा का अर्थ व्यापक रूप में फैला होता है उसको अव्यापक कर देता है। यानी जो विस्तृत होता है संज्ञा का अर्थ है उसको सीमित कर देता है। वो कैसे करता है? जैसे मैं
यहाँ एक उदाहरण के तौर पर मैं एक शब्द लिखता हूं, जैसे मैंने एक गाय शब्द लिख दिया। अब गाय शब्द एक व्यापक अर्थ में है, इसमें सभी प्रकार की गायें आती हैं। जैसे रंग बिरंगी जितनी भी, काली है, पीली है, नीली है, सफेद है, बूढ़ी है, और है, जवान है, सब गाय। गाय शब्द है, इसका मतलब तमाम प्रकार के जो गाय हैं वो सारी गाय आ गई। अब मैं एक शब्द लगाता हूं यहां कि काली शब्द लगा दिया। अब ये हो गया काली गाय। अब हम कौन सी गाय की चर्चा कर रहे हैं? काली गाय की चर्चा करें। जिन गायों का रंग काला है उनकी चर्चा करें, बाकी की हम चर्चा नहीं कर रहे। तो पहले तो इसका अर्थ बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा था, व्यापक था, और विशेषण लगते ही इसका अर्थ संकुचित हो गया है, मर्यादित हो गया है कि हम केवल काली गाय की चर्चा कर रहे हैं। बाकी जो सफेद गाय है, जो नीली है, जो पीली है, जो चितकबरी है, उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे। हम किसकी चर्चा करें? केवल काली गाय की। तो विशेषण शब्द संज्ञा के अर्थ को मर्यादित करता है, संकुचित करता है, इसे सीमित कर देता है या अव्यापक कर देता है। जैसे मैं यहां एक शब्द लिखता हूं, कपड़ा शब्द है। अब दुनिया में बहुत सारे प्रकार के कपड़े हैं। नए कपड़े हैं, पुराने कपड़े हैं, काले कपड़े हैं, सफेद कपड़े हैं, पीले कपड़े हैं, बहुत सारे प्रकार के कपड़ा है। इसका मतलब सारे प्रकार के कपड़े इसमें शामिल हो गए। और मैं यहां एक शब्द लिखता हूं कि हरा। और अब क्या है? हरा कपड़ा। इसका मतलब है कि अब कपड़ा कौन सा हो गया? केवल हरा कपड़ा। कपड़े का अर्थ छोटा हो गया ना। पहले तो कपड़ा का मतलब बहुत प्रकार के कपड़े थे, और विशेषण लगते ही केवल हरा कपड़ा आ गया। तो ये है विशेषण। तो ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा बहुत बार एग्जाम में इस परिभाषा से ही प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे सर्वनाम को हमने पढ़ा, तब सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। उसी तरह विशेषण का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि संज्ञा के अर्थ को मर्यादित करने के लिए, या संज्ञा के अर्थ को संकुचित करने के लिए, संज्ञा के अर्थ को सीमित करने के लिए, संज्ञा के अर्थ को अव्यापक करने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि विशेषण में दो शब्दावली प्रयुक्त होती है। दो शब्दावली प्रयुक्त। एक शब्द होता है विशेषण, और एक शब्द होता है विशेषण। का मतलब होता है कि जो विशेषता प्रकट करता, जो विशेषता प्रकट करता। और एक होता है, दूसरा है विशेष से। विशेष से का मतलब होता है जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है। जो विशेषता प्रकट करता है वो तो विशेषण है, और विशेष से जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है। जैसे मैं यहां लिखूं कि काली गाय। गाय कैसी है? काली है। तो गाय शब्द की विशेषता प्रकट की जा रही है, तो जो विशेषता प्रकट करता है वो तो विशेषण है। जैसे काली शब्द यहां पर है, विशेषण है। और विशेषता किसकी प्रकट की गई है? गाय की गई है। तो गाय यहां पर क्या है? विशेष है।
यानी गाय शब्द यहां पर विशेष्य है और काली शब्द यहां पर विशेषण है। जैसे मधुर गाना, गाना कैसा है, मधुर है, ये विशेषण है। और गाना विशेष्य है। तो विशेषण में दो बातें देखी जाती है, एक तो विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। तो जो विशेषता प्रकट करता है वो तो विशेषण है, और जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है वो विशेष। इसके बाद अगर हम बात करें विशेषण के अंग, बात करें विशेषण के अंग कौन कौन। विशेषण के अंग, विशेषण के दो अंग माने जाते हैं। पहला है उद्देश्य विशेषण। पहला कौन सा है, उद्देश्य विशेषण। जब वाक्य में विशेषण के बाद विशेष्य प्रयुक्त होता है तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, जब वाक्य में जब वाक्य में विशेषण के बाद विशेष्य प्रयुक्त होता है तो उसे तो उसे उद्देश्य जब वाक्य में विशेष्य के विशेषण के बाद विशेष्य आता है, यानी इस प्रकार से कोई वाक्य हो कि पहले विशेषण आ जाए और विशेषण के बाद क्या आ जाए, विशेष्य आ जाए। जैसे चतुर बालक, बालक कैसा है, चतुर है। तो यहां चतुर विशेषण है और बालक विशेष्य है, तो इसे कहते हैं उद्देश्य विशेषण। ये जो विशेषण है वो उद्देश्य विशेषण। और भी जैसे कोई भी ले लो, ताजा सब्जी, सब्जी कैसी है, ताजा। तो ताजा विशेषण है और सब्जी विशेष्य है, तो ये जो ताजा है वो उद्देश्य विशेषण। एक जो दूसरी बात आती है वो होता है विधेय विशेषण। विधेय जब वाक्य में जब वाक्य में विशेष्य विशेष्य के बाद विशेषण विशेषण प्रयुक्त है
तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जब वाक्य में विशेष्य के बाद विशेषण प्रयुक्त होता है तो उसे विधेय विशेषण। जैसे एक वाक्य लिखता हूं मैं, काली गाय का मीठा है। इस वाक्य में दो विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, एक काली और दूसरा मीठा। यहां ये विशेषण है और गाय विशेष्य है। गाय कैसी है? काली है। इसका मतलब पहले विशेषण आया है और बाद में विशेष्य है, तो उद्देश्य विशेषण है। लेकिन यहां देखो, दूध कैसा है? मीठा है। तो मीठा विशेषण यहां आया है और विशेष्य पहले आ गया। विशेष्य क्या आ गया? पहले आ गया है। इसको हम क्या कहेंगे? ये उद्देश्य विशेषण है, विधेय विशेषण है। क्यों? यहां पर विशेष्य पहले और विशेषण बाद में है, तो ये विधेय विशेषण है। और यहां ये विशेषण पहले आ गया और विशेष्य बाद में आया है, तो ये उद्देश्य विशेषण। तो ये है विशेषण के दो अंग। और भी इससे संबंधित उदाहरण मिल सकते हैं। राम ईमानदार है, हमने एक पहले भी एक वाक्य लिखा था, राम ईमानदार है। तो ईमानदार कौन है? राम है। तो राम विशेष्य है और ईमानदार विशेषण है। तो पहले कौन आया वाक्य में? पहले विशेष्य आया और बाद में विशेषण आया, तो विधेय विशेषण। ये क्या है? विधेय विशेषण। इसके बाद अगर हम बात करें कि विशेषण है वो विकारी शब्द है। विशेषण क्या है? विकारी शब्द है। और विशेषण का रूप परिवर्तन है वो किसके आधार पर हो सकता है? तो ये भी एक नोट करने वाली बात है। विशेषण का रूप परिवर्तन वचन व लिंग के आधार पर यानी विशेषण का जो रूप परिवर्तन होता है वो वचन के आधार पर होगा और लिंग के आधार पर होगा। जैसे मैं एक उदाहरण देखता हूं कि अच्छा बालक। बालक पुल्लिंग एक वचन है, तो इसके लिए मैंने अच्छा लगा दिया। अब मैं बालक की जगह बालिका कर दूं तो यहां पर अच्छा थोड़ी आएगा। क्या आएगा? अच्छी आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि लिंग को बदलने से विशेषण बदला है, विशेषण ने अपना रूप बदला है। जैसे यहां पर पुल्लिंग था और मैंने उसको स्त्रीलिंग में बदला, क्या मतलब? रूप बदल गया। और मैं यहां लिख रहा हूं कि बालक खेल रहे हैं।
बालक खेल रहे हैं, तो यहां मैं यही तो लिखूंगा ना, अच्छे बालक खेल रहे हैं, क्योंकि यहां क्रिया है वो बहुवचन में है, इसलिए यहां पर विशेषण भी किस में आएगा, बहुवचन में ही आएगा। इसलिए वचन और लिंग के आधार पर विशेषण का रूप परिवर्तन किया जा सकता है। वचन और लिंग के आधार पर आप, जैसे यहां पर पुल्लिंग था, यहां पर मैंने स्त्रीलिंग लिखा, तो अच्छा से अच्छी हो गए। और यहां पर मैंने, ये दोनों शब्द क्या थे, एक वचन में थे, और यहां पर मैंने ये जो बालक है वो यहां बहुवचन में ले लिया, क्योंकि क्रिया मैंने बहुवचन की लगा दी, इसलिए इसके साथ विशेषण भी बहुवचन का ही आया है। अच्छे बालक खेल रहे हैं, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि अच्छा बालक खेल रहा, अच्छा बालक खेल रहा है ये होता तो सही था, लेकिन खेल रहे हैं क्रिया बहुवचन में है, इसलिए बहुवचन में ही विशेषण का प्रयोग। तो यह है कि विशेषण का रूप परिवर्तन है वचन लिंग के आधार पर। इसके बाद अगर हम बात करें, एक शब्द आता है प्रविशेषण, या इसको हम अंतर विशेषण भी कहते हैं, या इसको हम प्रति विशेषण भी कहते हैं। महत्वपूर्ण चीज है, एक बार एग्जाम में आ गया था, उसमें प्रविशेषण का नाम नहीं आया था, अंतर विशेषण आ गया। पता ही नहीं, बच्चे कोचिंग में है कि गुरु प्रविशेषण तो हार नाम नहीं था ऑप्शन में, और ये नाम है अंतर विशेषण। तो प्रविशेषण, अंतर विशेषण और प्रति विशेषण तीनों एक ही चीज कहते किसे हैं, वो यहां लिख लेते हम। अगर कोई शब्द, अगर कोई शब्द विशेषण की विशेष, अगर कोई शब्द विशेषण की प्रकट करता है, तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगर कोई शब्द विशेषण की विशेषता प्रकट करता है तो उसे प्रविशेषण, जैसे राधा बहुत मधुर गाना गाती है। अब यहां जो गाना कैसा है, मधुर है, ये तो गाने की विशेषता हो गई, यानी गाना, गाने की जो विशेषता कौन प्रकट कर रहा है, मधुर कर रहा है। लेकिन ये जो बहुत शब्द है, ये किसकी विशेषता प्रकट, बहुत मधुर, ये मधुर की विशेषता प्रकट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये इस विशेषण की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो बहुत शब्द है वो प्रविशेषण। इसी तरीके से अगर हम देखें कि राम के पास लगभग लगभग 200
रुपए हैं। लेकिन यहां रुपए कितने हैं? 200। संख्यावाची विशेषण है ये संख्यावाची विशेषण है। लेकिन जो लगभग शब्द लगा है, लगभग 200 रुपए, तो ये किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? ये 200 की कर रहा है। तो ये प्रय विशेषण है, अंतर विशेषण कह सकते। रुपए कितने? 200 रुपए हैं, तो 200 संख्यावाची विशेषण हो गया। लगभग 200 रुपए, तो लगभग किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? 200 की कर रहा है, न कि रुपए की, न कि रुपए की। तो लगभग है वो प्रय विशेषण। राधा बहुत कम खाना खाती। तो खाना शब्द की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है? कम। और कम कितना? बहुत कम। तो बहुत है वो प्रय विशेषण, जो विशेषण की विशेषता प्रकट करता है। क्योंकि कम शब्द विशेषण है, प्रमाणवाचक विशेषण। लेकिन बहुत कम कितना? बहुत कम। तो ये शब्द केवल इसी की विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए ये प्रय विशेषण। अब बात करें हम कि विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो विशेषण के 4 प्रकार माने जाते हैं। एक, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाची विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक। चौथा, संकेत वाचक या सार्वनामिक। ये 4 प्रकार है, मूल 4 ही हैं विशेषण। कोई कितने कहें। हाँ, अन्य उपभेद में हम कईयों को पढ़ेंगे। अन्य उपभेद में हम कई पढ़ेंगे, जैसे भिन्नतावाचक, जैसे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण, भिन्नतावाचक विशेषण, ये अन्य उपभेद हैं जिनको हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन सर्वनाम मूल रूप से 4 ही प्रकार के हैं। गुणवाचक, संख्यावाची, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, या उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये थी आज विशेषण के बारे में सामान्य जानकारी कि विशेषण कहते किसे हैं, विशेषण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, विशेषण शब्द का अर्थ क्या है, ये हमने देखा। विशेषण शब्द की एक सामान्य परिभाषा देखी, और एक परिभाषा हमने व्याकरणिक कोटि की देखी। एक परिभाषा हमने व्याकरणिक कोटि की देखी विशेषण की। विशेषण और विशेष्य कहते किसे, वो चीज भी हमने क्लियर की। फिर विशेषण के जो 2 अंग माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय विशेषण, वो भी हमने देखे। विशेषण का रूप परिवर्तन किसके आधार पर किया जा सकता है, वचन और लिंग के आधार पर, वो बातें भी हमने देखी। प्रय विशेषण कह सकते हैं, अंतर विशेषण या प्रति विशेषण को भी हमने यहां देखा है। और विशेषण के प्रकार कौन कौन से। अब इनके प्रकारों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।